हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। अब बात कर रहे थे फूड के बारे में, भोजन के बारे में आप बात कर रहे थे। और भोजन के बारे में आप जानते हैं कि आप क्या करते हैं, भोजन को क्यों ग्रहण कर रहे हैं। आपने कहा आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है। हर एक काम के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आप सर्वाइव कर रहे हैं, आपको फूड चाहिए। आपने कहा कि हमारी जो लाइफ है उसके जो बेसिक सी हमारी नीड होती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। बहुत बार डिस्कस करते हैं। हमने कहा ऑक्सीजन है, आपका वाटर है और आपका फूड है, ठीक है। ये तीनों ही हमारी क्या होती हैं, ये तीनों ही हमारे पास आते हैं मूलभूत आवश्यकताएं, ठीक है। अब यहाँ भी क्या है, आपको सरवाइव करना है तो आपको भोजन चाहिए। क्यों भोजन चाहिए? क्योंकि ये भोजन आपको क्या दे रहा है, आपने कहा ये भोजन आपको एनर्जी दे रहा है। अब ये आपको एनर्जी दे रहा है तो क्या क्या हुआ एनर्जी से, आपने कहाँ यूज की एनर्जी। एक तो आप जानते हैं कि आप सारे ही काम में एनर्जी को यूज कर रहे हैं, चाहे आप बैठे हुए हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप सो रहे हैं। हर एक चीज में आप क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ आपने क्या पढ़ा था कि एनर्जी से हमारी बॉडी में क्या होता है, आपका विकास होता है, ठीक है, आपकी वृद्धि होती है और आपका जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो बनी रहती है। तीन चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी थी, समझ रहे हैं आप लोग। आपने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, हर प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन इसके अलावा क्या है, विकास है, वृद्धि है, ठीक है। और तीसरा आपने क्या कहा यहाँ पर कि आपका जो स्वास्थ्य है वो बना हुआ है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्या की हैं, डिस्कस की हैं, ठीक है। ये सारी बातें आप जानते हैं, बेसिक सी चीजें हैं। आपने कहा कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है भोजन, और भोजन आपको ऊर्जा दे रहा है। ऊर्जा से क्या करें, आप सारे ही काम कर रहे हैं ऊर्जा से। आपने कहा कि आपके शरीर का विकास हो रहा है। हमने कहा अगर विकास की बात कीजिए तो विकास के अंदर सारी चीजें आ जाती है। आपकी वृद्धि आ गई है, ठीक है, आपकी फिजिकल ग्रोथ आ गई है, आपका मेंटल हेल्थ आ गया है, आपकी इमोशनल जो हेल्थ है, यानी कि आपका संवेगात्मक विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है, वो आ गया है। तो आप क्या कहते हैं कि ऑल ओवर डेवलपमेंट किस पर डिपेंड है, एक बैलेंस डाइट पर डिपेंड है, ठीक है। क्या एक नया शब्द आपके पास आया है, बैलेंस डाइट। नए शब्द नहीं कहेंगे, प्रीवियस लेक्चर में हम इसे भी डिस्कस कर चुके हैं कि बैलेंस डाइट क्या होती है। आपने कहा बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार एक ऐसा आहार होता है जिसमें सारे ही पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। उचित मात्रा का मतलब है ना ही आवश्यकता से कम है, ना ही आवश्यकता से ज्यादा है, प्लस सारे ही आपको पोषक तत्व यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखिए, चलिए, सबसे पहले आपको बताया गया था व्हाट इज फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन क्या है, खाद्य उत्पादन क्या क्या है। आपने कहा खाद्य उत्पादन में बहुत सारी चीजें आती हैं। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने फसल को बोया, ठीक है। बोने के बाद उसमें आपने क्या किया, जब आपको प्रोडक्ट मिला है तो अलग अलग प्रोसेस वहां पे आते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आप सफाई करेंगे, आप पैकिंग करेंगे, ये सारी चीजें शामिल होती हैं किसमें, फूड प्रोडक्शन में। तो फूड प्रोडक्शन का जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, जब आप क्लास 8th में थे, आपका फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें आपने क्या पढ़ा था, क्रॉप के बारे में पढ़ा था कि फसलों को किस प्रकार से उगाया जाता है। ये सारी चीजें आप वहां पर डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे बात की है, आपने कहा है फूड सोर्सेस, यानी कि भोजन के क्या क्या स्रोत आपके पास आते हैं। फूड सोर्सेस के बारे में हमने बात की है। आपने कहा भोजन के आपके पास दो स्रोत आते हैं, ठीक है। दो स्रोत कौन से हैं, प्लांट है, एनिमल, ठीक है। अब प्लांट से रिलेटेड जो भी आपके पास फूड आते हैं और जो वो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, आपने कहा कि एग्रीकल्चरल मेथड होता है जिससे कि आप क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। दूसरा आपने कहा एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि वो कौन कौन सी विधियां होती हैं जिससे कि आप भोजन को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आप जानते हैं कि भोजन के क्या स्रोत होते हैं, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कहाँ से आप अपने भोजन को प्राप्त कर रहे हैं। आपने कहा हम मुख्यतः किस पे निर्भर है, हमने कहा प्लांट पे निर्भर है, क्योंकि वो स्वपोषी हैं, हम क्या है, परपोषी हैं, हम प्लांट्स पर डिपेंड हैं। और इसके बाद जो एनिमल्स होते हैं उन पे भी हम क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं।
इंट्रोडक्शन में आपको यही चीजें बताई गई हैं कि हमें अपने भोजन से बहुत सारे क्या चाहिए होते हैं, पोषक तत्व चाहिए होते हैं, ठीक है। अब ये जो पोषक तत्व हैं ये एक प्रकार के भोजन में नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग पोषक तत्व मिलते हैं। तो अलग अलग भोजन को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग भोजन को आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, उनका उत्पादन आपको करना पड़ेगा। अब जब आप उत्पादन कर रहे हैं यहाँ पर, तो फसलों का जो उत्पादन, अगर हम प्लांट की बात करें, अभी सिर्फ प्लांट की अगर बात करें, हमने का जो फसलों का उत्पादन है वो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पर निर्भर करता है। आपको कोई फसल उगानी है तो अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपने कहा तापमान हो गया है, जैसे कि आपने कहा तापमान हो गया है, प्रकाश अवधि हो गई है, ठीक है, पानी की मात्रा हो गई है। तो ये सारी चीजें निर्भर करती हैं कि यहाँ पर आपका जो उत्पादन होगा वो अच्छा होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट आपने बात की थी, आपने कहा था सक्सेसफुल क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड अपॉन मैनी फैक्टर्स सच एज। अभी तक हम बात कर रहे थे कि हमने कहा कि ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें अच्छी मात्रा में अपने भोजन चाहिए, अच्छी मात्रा में यानी कि आपको अच्छी क्वांटिटी में चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में चाहिए। तो आपने कहा कि आप क्या कर सकते हैं, वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कि जिससे कि जो प्रोडक्शन है फूड का या भोजन का, वो किस प्रकार से आप और अच्छा उसे कर सके। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास आया था अंडरस्टैंडिंग हाउ क्रॉप्स ग्रो एंड डेवलपमेंट, यानी कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फसलें कैसे बढ़ती हैं और विकसित होती हैं। देखिए, चैप्टर का नाम सबसे पहले आपने ध्यान दिया, आपने कहा कि क्या है, हमें ये देखना है कि जो फूड रिसोर्सेस है उनमें कैसे आप इम्प्रूवमेंट करें, ठीक है, ये आप समझ रहे हैं। उसके बाद हमने कहा कि भोजन के जो स्रोत हैं वो हमारे पास दो आते हैं, प्लांट और एनिमल, और उनमें से सबसे मुख्य है प्लांट। तो सबसे पहले हम प्लांट्स के ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स के बारे में आप बात करें तो आपने कहा कि आप फसल को उगाते हैं और फिर क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं उस फसल से आप ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रकार की फसल आपको अलग अलग प्रकार के भोजन को या फिर खाद्य पदार्थों को प्रदान करती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है, तो क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फसलों को समझना पड़ेगा, आपको प्लांट को समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्लांट को क्या समझना पड़ेगा कि उसके लिए किस प्रकार का इन्वायरमेंट जरूरी है, जैसे कि किस प्रकार की मिट्टी में कौन सा पौधा उगता है, जैसे कि उस पौधे को उगने के लिए किस प्रकार के तापमान की आवश्यकता होगी, या फिर उस पौधे को उगने के लिए कितने पानी की आवश्यकता होगी, उसे प्रकाश अवधि की कितनी आवश्यकता होगी। प्रकाश अवधि आप समझ रहे हैं, फोटो पीरियड जिसे आप कहते हैं, ठीक है। फोटो पीरियड का क्या मतलब होता है, सिंपल सा मतलब होता है कि उसका मतलब है लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट। हमने क्या बात की थी, हमने कहा था दो प्रकार के प्लांट होते हैं, पहला होता है लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट। अब देखिए, लॉन्ग डे प्लांट का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर जो प्रकाश की अवधि है, यानी कि जो धूप है वो ज्यादा देर तक होगी, यानी कि दिन लंबा होगा, ठीक है। तभी क्या होती है, धूप अगर ज्यादा देर तक पृथ्वी पर है इसका मतलब कि दिन लंबा है। तो कुछ ऐसे पौधे होते होंगे कि जिन्हें प्रकाश अवधि ज्यादा चाहिए, प्रकाश अवधि ज्यादा चाहिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि इन्हें क्या चाहिए, अधिक तापमान चाहिए, ठीक है, इन्हें क्या चाहिए, अधिक तापमान चाहिए, ठीक है। अब हमने कहा शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे का मतलब होता है कि छोटा दिन, छोटे दिन का मतलब होता है कि जो प्रकाश की अवधि है वो कम समय तक है। तो इसका मतलब शॉर्ट डे प्लांट को क्या चाहिए, तापमान कम चाहिए। कैसा तापमान होगा, कम तापमान चाहिए। तो ये सारी चीजें होती हैं कि जो आपको अंडरस्टैंड करनी होती हैं। अभी आप सारी चीजें जानते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपके खेत हैं या आप फिर आपने किसी को देखा होगा, किसी के खेतों को देखा होगा, वो समझते हैं कि किस सीजन में कौन सी फसल बोई जानी है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो फसल है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी आवश्यकताएं क्या है, किस प्रकार से बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा पौधों को, प्लांट्स को, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफेक्ट ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट क्लाइमेट वाटर ऑन ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधों की वृद्धि पर विभिन्न पोषक तत्वों, जलवायु और पानी का प्रभाव। वही चीजें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं।
आपने कहा कि क्या है क्लाइमेटिक कंडीशन, तो यही हो गई है, तापमान हो गया है आपका, आपका यहाँ पे क्या हो गया है, जलवायु हो गई है, आपने कहा मॉइस्चर है, आपने कहा पानी है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, आपने देखा होगा कि जब भी आप धान की रोपाई करते हैं, जब आप धान को बोते हैं, ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है, पानी आप क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वहां पर यूज करते हैं। वहीं अगर हम गेहूं की बात करें तो आपने कहा कि गेहूं की जब बुआई होती है, जब गेहूं को आप बोते हैं, तो बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है उस टाइम पे। आपने ध्यान दिया होगा कि टेम्परेचर कैसा होगा, कम होगा, लेकिन पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो यही सारी चीजें होती है कि जो आपको जाननी होती हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर पानी अगर ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर आपको ज्यादा चाहिए या कम चाहिए। चीजें क्या आपके निर्भर करते हैं कि प्लांट किस प्रकार का है। जैसे कि आपने कहा कि जब आप गेहूं को बोते हैं तो आपको तापमान कम चाहिए, लेकिन पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे गेहूं के पौधे ग्रो करते हैं तो वहां पे क्या होता है, अब गेहूं के पौधे को जो टेम्परेचर है वो ज्यादा चाहिए होता है। जैसे जैसे गेहूं के पौधे पर फली लगने लगेगी, अब उसे तापमान अधिक चाहिए, लेकिन पौधे के जो गेहूं के जो बीज होंगे उनमें अंकुरण आने के लिए तापमान कम चाहिए, लेकिन फली आने के लिए तापमान ज्यादा चाहिए। तो आप क्या करते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, गेहूं के बीजों को बोएंगे कि जब आप बो रहे हैं तब क्या है, टेम्परेचर कम है। जैसे जैसे गेहूं बढ़ते हैं और जैसे जैसे उनमें फली आती है, वैसे वैसे क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यही सारी चीजें आपको समझाई जा रही हैं, कुछ अलग से चीजें नहीं है, सारी वो चीजें हैं जो कि आप देखते चले आ रहे हैं और सुनते चले आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट हमें क्या बताता है, मॉडिफिकेशन इन मैनेजमेंट ऑफ ईच फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ क्रॉप। अब फसल की उपज बढ़ाने के लिए प्रत्येक कारक का संशोधन एवं प्रबंधन। यहाँ तक तो बात थी कि आपको फसल को कैसे उगाना है, ठीक है, ये अगर आप यहाँ तक की बात कहें और पिछले जो भी टॉपिक आपने डिस्कस किए हैं, हमने सिर्फ अभी तक इतनी बात की है कि हमें क्या चाहिए, हमें भोजन की आवश्यकता है और भोजन के क्या क्या स्रोत हमारे पास आते हैं। उसके बाद आपने कहा कि जो रिसोर्सेस आपके पास हैं उनमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, उसकी बात अभी तक हमने नहीं की है। हमने सिर्फ इतना कहा है कि हमारे पास भोजन के स्रोत आते हैं, और जब भोजन के स्रोत में हमने कहा प्लांट भी आते हैं, तो आपने कहा कि किस प्रकार से आप क्या करेंगे, फसल को बोएंगे, कौन कौन सी चीजें होंगी जिनका आप ध्यान रखेंगे। अब आपके पास है कि फसल की उपज बढ़ाने के लिए अब आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, आपने कहा कि जो आपका फूड रिसोर्सेस हैं उसमें उनके प्रोडक्शन में कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका जो चैप्टर मेन है, इस पॉइंट से। क्योंकि ये पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि आपने फसल बोई वो ठीक है, आपने पारंपरिक तरीके से फसल बोई वो ठीक है, लेकिन आपको अब क्या करना है। आपने कहा कि आपके पास क्या है, उतनी ही जमीन है, और उतनी ही जमीन में वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि जिससे आप क्या करें, फसल की उपज को बढ़ा सकते हैं। उनमें आप अलग अलग प्रकार के संशोधन और प्रबंधन का यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आप समझ रहे हैं कि आपका चैप्टर आपको क्या बता रहा है। आपका चैप्टर आपको ये बता रहा है कि आपके पास लिमिटेड क्या है, यहाँ पर संसाधन है। जैसे कि आपके पास जो जमीन है वो लिमिटेड है, ठीक है, और उसी जमीन का यूज करके आपको क्या करना है, जो उत्पादन है वो पहले से ज्यादा करना है, लेकिन आप क्या करेंगे, वहां पे कुछ तकनीकें यूज करेंगे। अब तकनीकें ऐसी होनी चाहिए कि जो कि ना ही आपके जमीन को नुकसान पहुंचाए, ना ही आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया कि जो यहाँ पर फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, आपने उनका छिड़काव करना शुरू कर दिया है, तो शुरुआती कुछ सालों में आपको बहुत अच्छी उपज देखने को मिल गई है, बहुत ज्यादा वहां पे क्या हो गया है, उत्पादन हो गया है। अब आप धीरे धीरे आपने सुना होगा कि क्या है, ज्यादा उर्वरकों का यूज करके जो मिट्टी है वो खराब हो गई, और कुछ सालों बाद वहां पर क्या हुआ, किसी भी प्रकार का उत्पादन होना पूरा बंद हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपको बहुत नुकसान यहाँ पर हो गया है। ठीक है, वहां पर क्या हुआ, आपकी जो मिट्टी है वो पूरी खराब हो गई है। तो हमें इस प्रकार की तकनीकें यूज नहीं करनी है कि जो क्या कि हमें शॉर्ट टाइम क्या दे, प्रॉफिट दे। हमें ऐसी टेक्निक यूज करनी की जो हमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दे, प्लस आपको कोई नुकसान भी ना पहुंचे। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो क्रॉप्स होती हैं वो अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे कि आपने कहा द क्रॉप विच आर ग्रोन रेनी सीजन, द खरीफ सीजन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर कॉल्ड एज खरीफ क्रॉप। यानी कि जो फसलें वर्षा ऋतु खरीफ के मौसम में जून से अक्टूबर तक में उगाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है, खरीफ की फसल कहा जाता है। एग्जाम्पल है पैडी, सोयाबीन,
पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स। तो जो खरीफ की फसलें होती हैं वो क्या है? धान है, सोयाबीन है, अरहर है, मक्का है, कपास है, हरा चना, काला चना, खरीफ की फसलें होती हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, जो खरीफ की फसल है वहां पर आपने क्या कहा कि इस मौसम में बोई जाती है, आपने कहा रेनी सीजन में, ठीक है, वर्षा ऋतु में बोई जाती है। इसका मतलब इन फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता थी। लेकिन आपने देखा होगा कि जो रेनी सीजन होता है वहां पे टेम्परेचर बहुत कम नहीं होता है, बहुत अधिक भी नहीं होता है, बहुत कम भी नहीं होता है। यानी आप ये नहीं कहते कि गर्मियों का टाइम है या सर्दियों का टाइम है, बीच की कंडीशन रहती है, लेकिन पानी क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। टाइम आपको बता रहा है कि जून से अक्टूबर तक, ठीक है। जून में तो टेम्परेचर अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे क्या होगी यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है, रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है, तब क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो पानी अधिक चाहिए, टेम्परेचर क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। अब कब चाहिए टेम्परेचर नॉर्मल? जब यहाँ पर इन्हें उगाया जा रहा था, पानी की अधिक मात्रा थी, और जैसे जैसे क्या हुआ, इनकी कटाई का टाइम आया, अब थोड़ा सा टेम्परेचर कम होने लगे। जैसे कि आपने अक्टूबर में कहा, अक्टूबर में क्या होता है, अगर कंपेयर करें जून से अक्टूबर को, तो आपने क्या कहा, जून में टेम्परेचर ज्यादा था, अक्टूबर में टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है। तो पहले अधिक पानी की आवश्यकता थी, आपने कहा कि सितंबर अक्टूबर आते आते अब जो पानी है, इन्हें इतनी पानी की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अब फसल पकने लगी है और आप फसल की कटाई करेंगे। स्टार्टिंग में पानी ज्यादा चाहिए था और धीरे धीरे अब पानी की आवश्यकता कम हो गई है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं अपने का, द क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, द रबी सीजन from November to April are called Rabi crops. Wheat, grain, peas, mustard and linseed are Rabi crops. तो आपने क्या कहा, जो फसलें शीत ऋतु रबी के मौसम यानी कि नवंबर से अप्रैल में उगाई जाती हैं उन्हें रबी की फसल कहा जाता है। जैसे गेहूं, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल है, ठीक है। अब रबी की फसल का एग्जाम्पल हमने लिया था, आपने कहा था गेहूं को आप बो रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, पहले इनके अंकुरण के लिए, गेहूं के बीजों के अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए तापमान कम चाहिए, कम तापमान चाहिए। तो कब बोया आपने, आपने नवंबर में बोया। फिर मैंने कहा कि जब यहाँ पर जो गेहूं के पौधे हैं उनमें फली आना स्टार्ट होगा, तो वहां पे टेम्परेचर अब धीरे धीरे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो आपने क्या कहा कि मार्च और अप्रैल में क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। मार्च में आप क्या करते हैं, कटाई कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपने क्या कहा, फेब टू मार्च में अब टेम्परेचर बढ़ने लगा है। नवंबर दिसंबर का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मार्च अप्रैल में टेम्परेचर अधिक हो गया है। तो यही डिफरेंस होता है, आपको यही समझना होता है कि पौधे के जो बीज के जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए क्या टाइम चाहिए, ठीक है, उनमें फली आए उस टाइम पे क्या टेम्परेचर चाहिए, या फिर जो फसल है फसल के पकने के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपको देखनी होती है, तभी आप क्या कर सकते हैं, फसल को उगा सकते हैं और जो उत्पादन है उसे आप अच्छे से वहां पर बढ़ा सकते हैं। ये दो प्रकार की जो फसलें हैं, इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है, उसमें आप पढ़ेंगे द एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक इज रिक्वायर्ड इन इंडिया बिकॉज, यानी कि भारत में फसलों और पशुधन दक्षता की आवश्यकता क्यों है। देखिए, अभी तक आप क्या पढ़ रहे हैं, आपने कहा कि आपको क्या करना है, जो यहाँ पे फूड रिसोर्सेज है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करना है। तो उससे पहले जान लेते कि क्या रीज़न है, आपको क्यों इम्प्रूवमेंट करना है। सिंपल सा रीज़न है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था देखिए, आप डे बाय डे देख रहे हैं कि हमारी जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। मैंने कहा कि एक फैमिली में 4 लोग रहते थे, ठीक है, 4 लोग रहते थे तो उनकी आवश्यकताएं उतनी ही थी। उन्हें भोजन की आवश्यकता से लेकर के जो उनकी अदर नीड है वो क्या थी, लिमिटेड थी, उतनी ही थी। अब बहुत साल बाद, 3-4 साल 5 साल बाद उस फैमिली में 4 से 6 लोग हो गए हैं। फिर और ज़्यादा टाइम निकला और उस फैमिली में 6 से 10 लोग हो गए हैं। तो अब क्या होगा, आपने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले तो जो भोजन है उसकी आवश्यकता बढ़ेगी। भोजन की आवश्यकता बढ़ी तो क्या करना चाहिए, आपके जो सोर्सेस हैं उनको आपको बढ़ाना चाहिए। तो कैसे आप अपने सोर्सेस को बढ़ाएंगे, सबसे पहला तो हम यही करते थे कि अगर ज़्यादा लोग हैं और अगर आपकी जितने आपके पास ज़मीन है, जितने आपके पास खेत है, अगर उनमें उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करते थे, जंगलों की कटाई हमने की और वहाँ पे खेत बनाने शुरू किए, ठीक है, ये किया जाता था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि आप और ज़्यादा यहाँ पे वनों की कटाई नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि क्या है, आपको बहुत सारे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि डे बाय डे पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम निरंतर क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। अब क्योंकि आप जानते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ये भी जानते हैं कि हम वनों की कटाई नहीं कर सकते हैं। तो हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा खेत वहाँ पर बनाएं। तो अब ऐसी क्या क्या टेक्निक हो कि जिसमें हमारे पास जितने खेत हैं, उन्हीं खेतों में हम क्या करें, जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उसे बढ़ाएं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? अब आप लोग समझ रहे हैं कि क्यों हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारे भोजन के रिसोर्सेस हैं, उसे हम क्या करें, इनमें इम्प्रूवमेंट करें। तो आपने क्या पढ़ा? आपने कहा द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग एट अ फास्टर रेट, हैंस मोर अमाउंट ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड टू मीट द रेजिंग डिमांड। यानी कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, अधिक मात्रा में भोजन की आवश्यकता होगी आपको। क्योंकि हमारे जो बेसिक से जो हमारी नीड है, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो क्या है, भोजन ही है। आपने क्या पढ़ा? तीन हमारी ऐसी आवश्यकताएं होती कि जो हमें सबसे पहले चाहिए होते हैं। आपने कहा ऑक्सीजन है, पानी है और भोजन है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको ऑक्सीजन तो आपको मिल रही है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा आपको पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों की कटाई आपको रोकनी चाहिए, ठीक है। पानी आपको मिल रहा है और आप ये देखेंगे कि पानी का आप ज्यादा जो दुरुपयोग है वो ना करें। तीसरा है भोजन। तो भोजन के बारे में आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा खेत तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जितने खेत आपके पास हैं, जितनी जमीन आपके पास है, उसी में आप क्या करें, इम्प्रूवमेंट करें उत्पादन में, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या कहा, द एग्रीकल्चरल लैंड इज लिमिटेड एज कंपेयर टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की तुलना में हमारे पास जो कृषि की खेती है वो लिमिटेड है, ठीक है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और आप इसी स्पीड से वनों की कटाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड भूमि है और उसी लिमिटेड भूमि में हमें क्या करना है, जो भोजन है उसके उत्पादन को बढ़ाना है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, भोजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऐसी तकनीकें यूज करेंगे कि जिससे कि हमारी खेती पर या फिर हमारे इन्वायरमेंट पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है आप सबको? GIC सियानकोट। बच्चे नाम बताइए अपना। पूजा जोशी। पूजा। बच्चे कौन सी क्लास के हो आप लोग? 9th। सारे 9 के हैं? यस मैम। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं कि आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? यस मैम। बच्चे नाम बताइए चैप्टर का। ग्रेविटेशनल। फिर से कहिए। वर्क एंड एनर्जी। देखिए, वर्क एंड एनर्जी नहीं पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे आपका बायो का चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें आप पढ़ रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, जो आपके भोजन के रिसोर्सेज हैं उसमें आप कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है पूजा, समझ रहे हैं आप लोग? आपके पास बुक है पूजा? यस मैम। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 13 होगा। वैसे तो आपके काफी सारे चैप्टर हट गए हैं, लेकिन अभी भी चैप्टर नंबर 13 होगा, उसे आप ओपन कीजिए और बताइए चैप्टर का नाम मुझे। सारे बच्चे जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कीजिए, जितने बच्चों के पास बुक है। कोई लेके नहीं आया यहाँ पर? मैम क्लास में है। अच्छा ठीक है, क्लास में। नेक्स्ट टाइम से आप क्या करेंगे, बुक्स भी अपने साथ लेके आएंगे, ठीक है। तो हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे हम अपने भोजन में क्या कर सकें, भोजन का जो उत्पादन है उसे हम बढ़ा सकें, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग ध्यान दीजिए, आगे नोट करते रहिए। तो सबसे पहले क्या आप जानते हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया है, हमने अभी क्या कहा है कि क्या आवश्यकता है कि हमें अपने भोजन के जो रिसोर्सेस हैं या भोजन का जो उत्पादन है उसे हमें बढ़ाना चाहिए। क्या रीजन है इसके? GIC बार वाला। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। नाम बताइए अपना। मनीषा शाही। मनीषा। मनीषा थोड़ा सा फ्रंट में आइए बच्चे। ठीक है, मनीषा कौन सी क्लास के हैं आप लोग? 9th। 9 के हैं।
ठीक है बच्चे, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पर? साइंस का। साइंस चल रहा है, ठीक है। और कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? 13 चैप्टर। नाम बताइए बच्चे। रिप्रोडक्शन ऑफ फूड रिसोर्सेज। इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। यस मैम। अब ये बताइए कि इस चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। क्या लगता है आपको कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? फसलों के बारे में। फसलों कितने के टाइप बारे में होते पढ़ हैं? रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे, कितने प्रकार की होती हैं फसलें, क्या पढ़ा आपने? 2 प्रकार की होती है, खरीफ ठीक क्रॉप्स है, और वेरी रबी गुड। क्रॉप्स। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम भोजन के उत्पादन को या खाद्य पदार्थ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। मनीषा, माइक ऑन कीजिए बच्चे। मनीषा, माइक लीजिए अपना। तो मेरे पास एक और क्वेश्चन है आपके लिए। हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हमें खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना चाहिए, उसकी क्या रीजन है? मनीषा के अलावा कोई और आंसर करना चाहता है तो कर सकते हैं, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से हम भोज्य पदार्थ के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, उसका क्या रीजन है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्यों हमें आवश्यकता है कि हमें उत्पादन को बढ़ाना है। क्योंकि जनसंख्या बहुत बढ़ रही है और हमें भोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो रही है इसलिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सिंपल सा आंसर है हमारा। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं ज्यादा हैं, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उत्पादन भी ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड। बैठिए बच्चे। मनीषा, अब आपके पास आते हैं कि क्या क्या अभी तक के एफर्ट्स हुए हैं जिसने कि उत्पादन में क्या की है, वृद्धि की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास दो चीजें आती हैं, दो नाम आते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति के बारे में कितने बच्चों को पता है? जीआईसी सियालकोट, जीआईसी बारवाला, जीआईसी सियालकोट, कितने बच्चों को पता है हरित क्रांति क्या होती है? बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना। बच्चे बोलिए, माइक गुड ऑन है मॉर्निंग आपका। मैम। गुड मॉर्निंग, नाम बताइए अपना। माय नेम इज नीमा। रीमा, यस मैम। यस मैम। ठीक है। ठीक है, चलिए बच्चे बताइए, हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है हरित एस बी क्रांति, वाई। किससे पता है? फिर से एस रिपीट बी कीजिए। वाई। SBY, ठीक है। इसके अलावा किसे पता है? हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, किसे पता है? ये रिलेटेड है फसलों से, ठीक है। अब जो आपके पास दूसरा आता है व्हाइट रिवॉल्यूशन, यानी कि श्वेत क्रांति, ये किससे रिलेटेड है, किसे पता है? जीआईसी सियालकोट, हैंड रेज कीजिए जिसे पता डेयरी। है। बच्चे आप डेयरी से, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? डेयरी से रिलेटेड है, वेरी गुड। डेयरी। बैठिए, ठीक है। यानी कि आपके पास दो प्रकार की क्रांतियां आई हैं, एक है ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसे आप हरित क्रांति कहते हैं, दूसरा है व्हाइट रिवॉल्यूशन जिसे आप क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति आपको पता है, हरी क्या होती है, फसलें होती हैं, ठीक है। श्वेत क्या होता है, व्हाइट क्या होता है, मिल्क होता है। तो मिल्क से रिलेटेड क्या है, यहाँ पर श्वेत क्रांति आती है। दो प्रकार की क्रांति आई हैं। क्या हुआ होगा उनमें? सिंपल सी बात है कि जो हरित क्रांति है उसमें जो फसलों का उत्पादन है उसे बढ़ाने की बात की गई होगी, नई नई टेक्निकें लाई गई होंगी। और जो यहाँ पर व्हाइट रिवॉल्यूशन है, श्वेत क्रांति है, यहाँ पर क्या हुआ था, जो डेयरी प्रोडक्शन है, जो डेयरी के उत्पादन है, उनमें वृद्धि आई होगी। तो क्या क्या चीजें आपने पढ़ी? आपने कहा the introduction of modern technology and equipment, uses of fertilizers and high quality seeds। क्या हुआ था हरित क्रांति में कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का यूज किया गया था, उपकरणों की शुरुआत की गई थी, उर्वरकों का यहाँ पे क्या किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग किया गया था। यानी कि क्या हुआ, नई नई टेक्निकें यूज की गई फसलों के लिए। देखिए, पारंपरिक विधि आप लोग जानते हैं, अभी आपने आसपास देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा, हम लोग क्या करते, पारंपरिक खेती करते थे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, जो नई नई टेक्निकें हैं वो यूज करने लगे, नए उपकरणों का हम यूज करने लगे, और प्लस हमने उर्वरकों का यूज किया है। अभी आप जानते होंगे कि बहुत सारे जो किसान होते हैं वो सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाते हैं, ठीक है।
क्यों जांच करवाते हैं? क्योंकि उन्हें ये देखना होता है कि उनकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्व हैं, कौन से नहीं हैं। तो जो पोषक तत्व नहीं होते हैं उन्हीं पोषक तत्वों को ऐड किया जाता है, ठीक है। वो ये देखते हैं कि उनकी मिट्टी में किस प्रकार की फसल ज्यादा अच्छी उग सकती है। तो क्या है, नई टेक्निकें यूज की गई थी। प्लस क्या हुआ, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का यूज किया गया। अभी भी आप देखते होंगे हमारे घरों में हम क्या करते हैं, जब भी फसलों की कटाई होती है तो जो अच्छे बीज होते हैं, जो मोटे बीज होते हैं, हम क्या करते हैं, उन्हें बीज के लिए रख देते हैं। करते हैं आप लोगों के घरों में? जीआईसी सियानकोट करते हैं हम लोग? किसके यहाँ करते हैं? हैंड रेज कीजिए, हैंड रेज करके बता दीजिए। सबके यहाँ पे करते हैं, क्योंकि क्या होता है जब कटाई होती है उसी टाइम हम क्या कर देते हैं, हम फिर से बीजों को बोने के लिए अलग रख देते हैं। और कैसे बीज होते हैं? उच्च गुणवत्ता वाले। उच्च गुणवत्ता का मतलब होता है जो स्वस्थ सीड होते हैं, जो हेल्दी सीड होते हैं। हेल्दी सीड का मतलब आप देखते हैं कि आपने देखा कि अच्छी सीड कौन है, जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। आपने कहा कि जो अंदर से खोखले ना हो, जिन पे कीड़े ना लगे हों, तो आप अच्छे से क्या करते हैं, उन बीजों को सेलेक्ट करते हैं और अलग रख देते हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं, आप अच्छे बीजों का चयन कर रहे हैं। अच्छे बीज होंगे तभी क्या होगी, आपको अच्छी पौध वहां पर देखने को मिलेगी, अच्छी फसल आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें हुई थी किसमें? हरित क्रांति में हुई थी। श्वेत क्रांति में क्या क्या किया गया? यहाँ पर आपने कहा डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू करके दूध उत्पादन में वृद्धि की गई, ठीक है। अब डेयरी उत्पादन में क्या क्या हुआ? आपने कहा कि एक कोई गाय है, दो प्रकार की गाय है आपके पास। एक है कि जो बहुत अच्छा दूध देती है, एक है कि बहुत कम दूध देती है। तो आपको क्या चाहिए? आपको ज्यादा दूध चाहिए। आप क्या करेंगे कि जो गाय बहुत अच्छा दूध दे रही है वही नस्ल आपके पास आए। लेकिन इसी के साथ साथ आपको क्या चाहिए था? आपने कहा कि गाय स्वस्थ भी रहे। आपने कहा दो प्रकार की गाय आपके पास आती हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। एक है नंबर 1, एक है नंबर 2। अब जो यहाँ पर क्या है, नंबर 1 गाय है, वो क्या देती है? दूध वो अधिक दे रही है, ठीक है। वो क्या कर रही है? ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है। और गाय नंबर 2 क्या कर रही है? कम मिल्क का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। दोनों अलग अलग नस्लें हैं। जिसे आप क्या कहते हैं, आपने सुना होगा जो देसी गाय होती हैं वो ज्यादा दूध देती हैं। जो हमारी लोकल में जो गाय होती हैं, जो कि आपके घरों में भी होंगी, वो दूध कम देती हैं। तो आपने क्या कहा कि आपको दूध अधिक चाहिए, लेकिन आपने क्या देखा कि ये जो गाय है जो दूध अधिक दे रही है, ये क्या है, जल्दी जल्दी बीमार भी पड़ जाती है, ठीक है। बीमार भी पड़ जाती है। लेकिन ये गाय जो दूध कम दे रही है, ये बीमार कम पड़ती है। आपको क्या चाहिए? आपको दूध भी अधिक चाहिए, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि आपकी जो गाय है वो स्वस्थ रहे। तो ऐसा क्या हो सकता है कि जो दोनों गुण हों, यानी कि अधिक दूध और स्वस्थ गाय, ऐसा क्या हो कि जो दोनों गुण हो वो एक में आ जाएं। अगर दोनों गुण एक में आ जाते हैं तो क्या होता है, आपको क्या होगा? फायदा होगा। आपको अधिक दूध भी मिल रहा है और आपकी गाय स्वस्थ भी है, ठीक है। तो यही सारी चीजें आप श्वेत क्रांति में पढ़ते हैं। आपने कहा इन क्रांतियों की शुरुआत से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ गया था। अब देखिए यहाँ पर जो दो क्रांतियां आपके पास आई हैं, इनमें प्रोडक्शन तो बढ़ा था, उत्पादन तो बढ़ा था, लेकिन इनमें जो प्राकृतिक संसाधन है उनका बहुत अधिक दोहन हो रहा था, जिससे कि हम पे नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। तो क्या हुआ, अब फसलों और पशुधन दक्षता बढ़ाने के स्थायी तरीकों की आवश्यकता हमें थी, ठीक है। हमने क्या कहा था, हमें उत्पादन तो बढ़ाना है, लेकिन हमें इस प्रकार से बढ़ाना है कि हम पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तो आपको अब क्या है, ऐसी टेक्निकों के बारे में अब आप बात करेंगे कि जो स्थायी हैं, जो कि क्या करती हैं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, हमारे इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखती हैं और हमें क्या करती हैं, ज़्यादा उत्पादन भी यहाँ पर प्रदान करती हैं, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार की टेक्निक के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए कि श्वेत क्रांति किसे कहते हैं और हरित क्रांति किसे कहते हैं। चलिए, सो क्लास आज आपने कुछ नई चीज़ें यहाँ पर सीखी हैं, जिसमें आपने कहा है कि क्या आवश्यकता है कि आपको फूड रिसोर्सेस में क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा या सुधार करना पड़ेगा। इसी के साथ आपने कहा कि अभी तक क्या क्या वो चीज़ें हुई हैं जिनमें कि जो भोज्य पदार्थों का उत्पादन है उनमें वृद्धि हुई हो। तो आपने कहा कि दो क्रांतियों के बारे में आपने पढ़ा, आपने कहा हरित क्रांति और श्वेत क्रांति। इसी के साथ आपको ये भी देखना है कि इन दोनों क्रांतियों के नुकसान क्या थे, ड्रॉबैक क्या आए आपके पास।
तो आपने कहा कि ड्रॉबैक यही था कि इन दोनों क्रांतियों में उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन जो प्राकृतिक संसाधन थे उनकी ज़्यादा खपत हुई है, ठीक है। और वो प्राकृतिक संसाधन कैसे थे? ऐसे थे कि जो एक टाइम पर अगर हम यूज़ करते रहे तो वो खत्म हो जाएंगे। आपने प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ा है, आपने कहा कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमेशा रहेंगे, कुछ ऐसे हैं कि अगर हमने बहुत ज़्यादा दोहन किया तो वो एक टाइम पर खत्म हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है? उत्पादन के साथ साथ हमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों को भी क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। तो इसीलिए अब हम उन टेक्निक के बारे में बात करेंगे कि जो हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालते हैं, और इन सारी टेक्निक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।